सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, वॉइस चेक कर लीजिए, आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एमसीक्यू का है क्लास। एमसीक्यू की क्लास को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है और मैं चाहता हूँ कि आपका भाग 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि भाग 5 तक के जो भी क्वेश्चन संविधान के आए आपसे बन जाएं। और उसके अलावा भाग 7, 8, 9, 10 से लेके पूरा 22 तक जितना भी बचा है, सबके वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टाइप के आर्टिकल्स जो हैं उनका पीडीएफ और फोटो दोनों ही मैं क्या करूँगा, ग्रुप में आपको डाल दूंगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, उसको पीएससी तक के आराम से एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी हमारी क्लास लंबी चलते रहेगी, जब कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक बार मेंशन करना कि फिर से कौन सा सब्जेक्ट नया से शुरू करना है। अभी तो ये फिलहाल चलेगा, है ना। अब इसके अलावा जब मैं पूरे आर्टिकल्स आपको ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपका जिसका भी डाउट रहेगा उसको एक वॉइस नोट में उस आर्टिकल को पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। क्लियर है सबको? किसी का भी डाउट रहेगा तो ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर ये वाला आर्टिकल नंबर समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं वॉइस मैसेज में डाल दूंगा ताकि सारे बच्चों क्या करो, ग्रुप में देख सको और आप लोग ब्रेल लिपि से उस चीज़ को समझ के उतार लेना। क्लियर है सबको? चलो एमसीक्यू वाले पैटर्न में आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, भाग 4 की। क्लियर है? हम भाग 4 की बात कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड लगेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये किसी ना किसी एग्जाम में 2 बार 3 बार आया है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन आया है एज इट इज उनको उतार के हमने क्या किया है, लिख लिया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद थे, कहाँ से कहाँ तक थे, ठीक है। और कोशिश करना कि जैसे ही क्लास चलते रहे साथ में आप आंसर देने की कोशिश भी करते रहना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का मैसेज आते रहेगा। मान के चलो रिकॉर्डेड भी देख लिया हूं, तो जिस दिन भी ये रिकॉर्डेड क्लास लाइव होगी मैं क्या करूंगा, उस दिन चैट बॉक्स को आपके देखते रहूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न को आराम से सुन लो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलो लाइन से ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन ए है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। और ऑप्शन डी यानी कि अंतिम ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्लियर है? हमने क्लियरली देख लिया है, इसका आंसर क्या होगा, फिर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने देखा है राज्य ऐसी नीतियां और निर्देशन बनाएगा कि क्या रहे, सामाजिक समरसता और आर्थिक जितना भी चीज है सबके बीच में इक्वली बटे, और जो हायर सैलरी वाले हैं और लोअर सैलरी वाले हैं उनके बीच के डिफरेंस को क्या करना है, कम करना है। लोगों को रोजगार वगैरह सारी चीज के बारे में क्या करना है, आर्थिक रूप से भी सशक्त करवाना है योजनाएं लाके। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना ही क्या है, इसका नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो गया? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत आते हैं। आ जाओ, नीति निर्देशक तत्व क्या है। प्रश्न 2, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है ए वाद योग्य। ऑप्शन बी अवाद योग्य। ऑप्शन सी कठोर और ऑप्शन डी लचीला। ठीक है, ऑप्शंस को फिर से सुन लो। ऑप्शन ए है वाद योग्य, ऑप्शन बी है अवाद योग्य, ऑप्शन सी है कठोर और ऑप्शन डी है लचीला। तो आप याद रखना नीति निर्देशक तत्व क्या है, अवाद योग्य है। मतलब क्या है कि
एक नीति निर्देशक बनवाया गया और ये कहा गया कि राज्यों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी जनता के लिए क्या करे, कानून बनाए या कुछ भी जो मान के चलो योजनाएं आने वाली है, कानून नहीं, योजनाएं आने वाली है या वो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसी सब योजनाओं को क्या करे, चलाए। तो मान के चलो किसी ने क्या किया, किसी ने जननी सुरक्षा योजना चलाया, किसी राज्य में क्या बोलते हैं, हमारे में क्या शुरू हो गया, एक ठोक गौठान बनाए और उसके बाद क्या नरवा गरवा घुरवा बाड़ी व्यवस्था को शुरू किए। तो अब जरूरी नहीं है दूसरा राज्य वाला भी नरवा गरवा घुरवा को क्या करे और बारी व्यवस्था जो है उसको लागू करे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा जो राज्य वाला है वो उस पे जाके क्या करे, वाद चला दे, नहीं, हर राज्य का अलग अलग ऐसा बना है। तो याद रखना निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक अवाद योग्य है, मतलब इनके खिलाफ ऐसा कोई वो नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये वाला राज्य क्यों नहीं चला रहा, ये वाला राज्य चला रहा, ऐसा। चलो तुरंत लिखो, भारत के संविधान के, प्रश्न तीसरा है, भारत के संविधान के भाग 3 भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, भारत के संविधान के भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व ना के अंतर्विष्ट तथ्यों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन कौन से सही है, ठीक है। मैं 3 लाइन बोलूंगा, आपको तीनों लाइन को समझना है और उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि पहला वाला लाइन सही है कि दूसरा वाला लाइन सही है कि तीसरा वाला लाइन सही है कि पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है। समझ रहे हो ना, एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है। चलो पहला है, प्रश्न को फिर से सुन लो, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से या कौन सा सही है। पहला है, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। और दूसरा पॉइंट है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, 2 हो गया। और तीसरा पॉइंट है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने में प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व तो हमने पहले इसके ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी है 2 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन डी है 2 और 3 सही है। तो हमने जब पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने उसी समय कह दिया था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य क्या है, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब राज्यों को ये अपने तरफ से क्या है, छूट है कि वो अपने हिसाब से क्या करें, अपने अपने राज्यों के लिए नीति निर्देशक बना सके। ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट उनको एकदम फोर्स करता है, इन्फोर्स करता है कि आप ये लागू करो, ठीक है। राज्य अपने हिसाब से क्या करेगा, बनाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यानी कि 2 और 3 दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि कथन नंबर 2 और 3 दोनों ही सही हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो प्रश्न 4 लिखो और ये मत सोचना सर खुद से बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। यूपी पीसीएस में आए हैं, यूपीएससी में आए हैं, राजस्थान पीएससी में आए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में आए हैं, मध्य प्रदेश पीएससी में आए हैं, झारखंड पीएससी में आए हैं, हरियाणा, जो लाइन से जितने एग्जाम हुए हैं ना इंडिया, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक है। चलो लिखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार हमने भाग 3 में पढ़ा है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। चलो देखो, ऑप्शन ए है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, फिर भी लिख लो, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य सरकार के लिए। मतलब कहने का मतलब
इसने बोला है कि मतलब नीति निर्देशक तत्व और किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। एक जन का मतलब केंद्र सरकार से है, एक जन का राज्य सरकार से, ऐसा करके वो उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा है। ऑप्शन बी, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है, मतलब पहले वाला तत्व नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग नहीं है और मौलिक अधिकार संविधान का भाग है, ऐसा दूसरा कथन बोलता है। तीसरा कथन बोलता है निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, मतलब तीसरा कथन ऑप्शन सी बोलता है कि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा इनको क्या किया जाएगा, लागू करवाया जाएगा, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, अप्रवर्तनीय है, मतलब ये राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से बनाएंगे योजनाओं को और लागू करेंगे। और ऑप्शन डी बोलता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं 100% श्योर हूं क्वेश्चन बताते हुए ही आपका आंसर आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन सी तीसरे नंबर का सही है। कहने का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार जो है अगर किसी के हनन होगा, मैंने आपको बताया वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, ठीक है, लेकिन राज्य के निर्देशक नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, का मतलब यह है कि मतलब राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह की योजनाएं अपने अकॉर्डिंग जनता के हिसाब से ला सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो तुरंत आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की का समावेश कौन से भाग में है या कौन से अनुच्छेदों के बीच में है, ऐसा इसका मतलब है। अब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। सबसे पहला ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों में और ऑप्शन डी प्रस्तावना में। ठीक है, इसका आंसर सोचो थोड़ा सा। चलो बता देता हूं, ऑप्शन बी बोलता है चौथी अनुसूची, तो ये तो हो नहीं सकती। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची को अनुच्छेद से कंपेयर मत करना और भाग से कंपेयर मत करना। अनुसूची में हमने क्या पढ़ा था, 12 अनुसूचियां पढ़ी थी, ठीक है, याद है? तो 4 में हमने क्या पढ़े थे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। प्रस्तावना, ये भी कैंसिल हो गया। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार में मतलब व्यक्ति के चहुमुखी विकास की बात की जाती है, सॉरी, मौलिक अधिकार में क्या है, उसके अधिकारों की बात की जाती है, और वो जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ोगे आप तो उसमें समझ में आएगा कि राज्य के कल्याण की बात हो रही है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को एक कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, बच्चों के बाल्यावस्था का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है, शैशवावस्था वाले बच्चों को मतलब पढ़ाने का वो होना चाहिए, जो हमारे निशक्त भाई बहन हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो असहाय हैं, बूढ़े हैं, उनको क्या बोलते हैं, भरण पोषण या उनके लिए कुछ योजनाएं लाना चाहिए। तो जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलो तुरंत लिखो, 7वें प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक, मतलब कुछ प्रश्न दिए हैं उनमें से कौन सा एक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आप याद रखना है और नहीं है को थोड़ा आराम से पढ़ना है। इसमें पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए देखो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी देखो, सामाजिक, आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी बोलता है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और ऑप्शन डी बोलता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो कौन सा नहीं है? आपको तुरंत याद आ गया कि हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी गलत है। तुरंत सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है और नहीं है में थोड़ा सा पढ़ते रहना। 8वां, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?
भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए में लिखो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी में लिखो आप मूल अधिकार, ऑप्शन सी में लिखो आप उद्देशिका और ऑप्शन डी में लिखो आप 7वीं अनुसूची। ऑप्शन डी में लिखो आप 7वीं अनुसूची। आप तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस को काट देना है। 7वीं अनुसूची तो हमने क्या किया, काट दिया। मूल अधिकार को हमने काट दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने देखा ना, कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी चीजें किस में आ रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। जल्दी बताओ, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग उसमें पूछा है। भाग 1, भाग 2, मतलब ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन 2 है भाग 2, ऑप्शन 3 है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो इसका आंसर होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन 4। एक क्वेश्चन आराम से पढ़ो। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है ना? आराम से पढ़ना। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। हो सकता है इसमें से 2 ऑप्शन सही हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो सकता है 4 ऑप्शन सही हो, या एक भी ऑप्शन सही ना हो। आराम से पढ़ना, प्रश्न को पढ़ो। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्या? भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों सही। ठीक है, आप तुरंत समझ गए होंगे कि कल्याणकारी राज्य का विचार हमारे प्रस्तावना में भी आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों ही क्या है, सही हैं। ठीक है, चलो 11 में आ जाओ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी है गांधीवादी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है, कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है उदारवादी बौद्धिकता, ऑप्शन डी सी है गांधीवादी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे तो आप राज्य के नीति निर्देशक वाला जब पढ़ोगे तो आपको याद आएगा एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 44, जिसका मतलब क्या है, एक समान सिविल संहिता, मतलब सबके लिए सही एक जैसा कानून होगा, सबके लिए एक जैसा नियम होगा। तो ये क्या हो गया, बौद्धिक उदारवादी नीति। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। इसके साथ में और क्या दिया था, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। कौन सा अनुच्छेद बताओ जल्दी? ठीक है, 40। और उसके बाद क्या है, हमने क्या देखा था,
कर्मकारों का क्या, निर्वाह मजदूरी भत्ता, लघु और कुटीर उद्योग, ये भी क्या है, ये गांधीवादी विचारधारा से क्या है, प्रेरित है, यानी कि इसमें गांधीवादी विचारधारा भी आएगा। और तीसरा हमने क्या कहा है, महिला पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, प्रसूति सहायता और उसका उपबंध करना चाहिए, निशक्त जन, असहाय लोग और या हमारे क्या बोलते हैं जो ओल्ड एज हो चुके हैं उनको सहायता देना चाहिए, शिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिए, ये सब क्या हो गया, समाजवादी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। क्लियर है? उपरोक्त सभी सही हैं। चलो अब प्रश्न 12 लिखो, प्रश्न 12 लिखो, उसमें लिखो धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है, मतलब जमाखोरी टाइप का। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का और ऑप्शन डी कल्याण की अवधारणा का। ठीक है, तो हम देखें राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पढ़े हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई भंडारण करके रख ले। जब हम पढ़ते हैं ना राज्य के अनुकरणीय नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा कि क्या है, उसके समस्त नागरिकों का कल्याण हो। ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई एक व्यक्ति जो है भंडारण करके रख ले और दूसरे व्यक्ति को क्या रहे, वो चीज़ मिल ही ना पाए। मतलब भौतिक संसाधनों और आर्थिक संसाधनों का क्या हो, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 13 लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मतलब समान कार्य के लिए क्या करना है, समान वेतन चाहिए भैया हमको, तो ये कहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये कहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो फिर से हमारा आंसर पता है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने क्या पढ़ा है कि महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फिर से समझ में आ गया, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ऑप्शन 14 लिखो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं है को आराम से पढ़ा करो, है ना, है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहला उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष बराबरी और ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आप बताओ। ऑप्शन ए है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी है समान कार्य के लिए समान वेतन का, ऑप्शन सी है कानून के समक्ष बराबरी और ऑप्शन डी क्या है, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? चलो अब मैं आपको बता दूं, फिर से इसका आंसर आपको पता ही होगा। उत्पीड़न के खिलाफ मतलब आपके कोई मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, कानून के समक्ष समता, ये क्या है, समानता का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता, मतलब किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या किसी के भी उस पर हम क्या विभेद नहीं कर सकते हैं। और एक और क्या था अनुच्छेद, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को आबाद रूप से मान सकता है, संचरण कर सकता है और क्या कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। तो ये सभी क्या है, मौलिक अधिकार हैं। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मूल अधिकार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मूल अधिकार। देख लो जल्दी से यहां तक। अगला प्रश्न देखो, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आराम से सोचो आंसर। अभी मैं पहले ऑप्शन बता दे रहा हूं, लेकिन आंसर सोचो आप। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। ठीक है, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा और बताओ। चलो, आ रहा है क्या आवाज समझ में? देखो, भारत में कौन सा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद याद करो। पंचायती राज वाला अनुच्छेद हम किस में पढ़े हैं? पंचायतों का गठन वाला किस में पढ़े हैं हमने? अनुच्छेद किस में था, जल्दी बताओ? 40। तो 40 किस में आएगा? भाग 4 में, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो तुरंत हमारा यहां क्लियर हो जाता है, मौलिक अधिकार में नहीं आएगा, मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा, चुनाव आयोग तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो कहां आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा उत्तर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो अभी क्या था, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन टाइप का क्लास लिए थे। किसका? करंट अफेयर्स का। एक क्विक रिवीजन टाइप वाला क्लास लिए हैं करंट अफेयर्स का। तो यदि किसी को किसी भी अनुच्छेद में कोई डाउट होगा, जितनी हमारी क्लास हो चुकी है, वो क्या करें, पर्टिकुलर मेंशन कर दें, पर्सनल मैसेज कर दें कि सर ये वाले अनुच्छेद में परेशानी है। तो मैं क्या करूंगा, जो बच्चे साइन लैंग्वेज वाले हैं उस चीज को मैं जीनल मैम को कन्वे कर दूंगा, ताकि वो उनको साइन लैंग्वेज की वीडियो बना के डाल दे। और जो बच्चे ब्रेल लिपि में लिखते हैं, मैं उनको क्या करूंगा, ग्रुप में वॉइस मैसेज कर दूंगा, ताकि वो क्या करें, उस चीज को सुन ले। ठीक है, कई बार ग्रुप का वॉइस मैसेज धोखे से मेरे से क्या हो जाता है, नहीं सुन पाया हूं, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दोगे ना, तो सही रहेगा, मैं उसका आंसर ग्रुप में ही दे दूंगा। लेकिन ये क्या रहेगा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे कई सारे डाउट आ गए ना, जैसे 5 लोगों को डाउट, और ग्रुप में कितने हैं, 150 लोग हैं, उनको कोई डाउट ही नहीं है, तो वो लोग परेशान ना हो। क्लियर है? मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। तो अभी क्या करता हूं, हमारा आज 15 क्वेश्चन हुआ है। इस 15 क्वेश्चन के बाद ही मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये हमारी कक्षा जो है एमसीक्यू की, उसको विराम दे रहा हूं। अगली कक्षा जल्द होगी एमसीक्यू के लिए। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।